नमस्कार दोस्तों, के आर सक्सेस मेडिजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के आर चौधरी जी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है वो होगा अंतःस्त्रावी ग्रंथि और उससे निकलने वाले हार्मोन। ये वन डे एग्जामिनेशन यानी एक दिन जिस एग्जाम का पेपर होता है उसके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। आज इस एक क्लास में हम पूरे के पूरा जो कंप्लीट अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो अपने पास में होती है उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। और मैं इस टॉपिक को इतना कवर करके चलूँगा कि आपको दूसरा मटेरियल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हम जो बायोलॉजी का टॉपिक है अंतःस्त्रावी ग्रंथि उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, जैसे ही अपने पास में ये होता है कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये ग्रंथि होती क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ही अपना क्या होता है कि ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि होती क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे ग्रंथि के बारे में। ग्लैंड्स क्या होगी, ग्रंथि होगी क्या। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहला अपने पास में होगा कि ये ग्रंथि होती क्या है। हम ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। ग्रंथि होती क्या है, चलिए दोस्तों मैं लिख देता हूं कि हम पढ़ने वाले हैं। पहला वो है क्या, ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रंथि क्या होती है। अगर ग्रंथि की बात की जाए तो शरीर में उपस्थित एक कोशिकीय या बहुकोशीय भाग जिनसे कोई पदार्थ स्रावित होता है, यानी अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर, शरीर में जो अपनी बॉडी है, शरीर है, शरीर के अंदर, शरीर में उपस्थित, और शरीर में कौन कौन से क्या क्या उपस्थित होंगे, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भाग, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भाग जिनसे क्या निकलता है, जिनसे कोई पदार्थ निकलता है। जिनसे क्या निकलता है, जिनसे कोई पदार्थ स्रावित होता है। पदार्थ क्या होता है, स्रावित होता है, यानी बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्लैंड्स यानी ग्रंथि कहते हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि हम अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले ग्रंथि के बारे में तो पढ़े भाई, ग्रंथि क्या होती है। तो ग्रंथि मैंने आपको बता दी है कि ग्रंथि किसे कहेंगे, कि ग्रंथि में क्या होगा कि अपने शरीर में उपस्थित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भाग जिनसे किसी न किसी पदार्थ का श्रवण होता है, यानी कोई बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम ग्रंथि कहते हैं। तो पहली बात तो आपको ग्रंथि का पता होना चाहिए, भाई ग्रंथि हम किसको कहेंगे। दूसरी बात, अपनी बॉडी, अपने शरीर के अंदर अगर ग्रंथि की बात की जाए तो अपने शरीर में ग्रंथि होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली ग्रंथि के बारे में अगर बात करेंगे तो पहली है बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी होती है, बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। सेकंड नंबर की अगर बात करेंगे तो सेकंड नंबर की होगी अपना अंतःस्रावी ग्रंथि, और थर्ड नंबर की होगी अपना मिश्रित ग्रंथि, जो दोनों का रूप रहेगी। पहले बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ लेते हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथि अपने पास में होती है, इसके अंदर क्या होता है, पदार्थ जो है रक्त के बाहर स्रावित होता है। बहिस्रावी नाम दिया है, बहि यानी बाहर होता है, तो यानी जो भी पदार्थ होगा, जो भी पदार्थ का स्राव होगा, पदार्थ क्या होगा, रक्त के बाहर निकलेगा, रक्त के बाहर निकलता है। किसके अंदर, बहिस्रावी ग्रंथि में निकलता है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा मैंने बोला कि अपने शरीर के अंदर से जो भी कोई ना कोई एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों द्वारा कोई पदार्थ जो बाहर निकलता है, उस पदार्थ का नाम अपन किससे निकलता है, वो ग्रंथि से निकलता है। उसमें से पहला प्रकार पढ़ रहे अपन कौन सा,
बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब रक्त के बाहर कुछ निकलता है। अच्छा, ये पदार्थ होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? यहां पे जो पदार्थ निकलता है वो पदार्थ होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। यानी बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? एंजाइम। और अगर इन एंजाइम की बात करूं तो ये होते हैं प्रोटीन के अणु होते हैं। क्या होते हैं ये एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन के अणु होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एंजाइम किससे बने होंगे? ये होते हैं प्रोटीन के अणु होते हैं। किसके अणु होते हैं? प्रोटीन के अणु होते हैं, पहली बात। अच्छा, मैंने बोला यहाँ पे कि ये ब्लड में नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ब्लड के बाहर निकल रहा है, ये रक्त के बाहर निकल रहा है। जब ये ब्लड के बाहर निकल रहा है, ब्लड में ये मिक्स हो नहीं रहा है, तो यानी जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, क्या होती है? बहिस्रावी ग्रंथि होती है। बहिस्रावी ग्रंथि में नलिका उपस्थित होती है। यानी ये फिर निकलेंगे जो किसके माध्यम से जाएंगे? नलिका के माध्यम से। नलिका उपस्थित होती है इसमें, यानी नलिकाओं के माध्यम से स्रावित होंगे एंजाइम और अपने बॉडी के अंदर इधर उधर घूमेंगे, जहां जरूरत होगी वहां पे जाएंगे। तो नलिका उपस्थित होती है। क्योंकि अगर ये ब्लड में मिल जाता तो नलिका की जरूरत होती नहीं, क्योंकि ब्लड जहां जहां धमनी और सिरा में घूमेगा वहां वहां एंजाइम घूमते रहते अपने। लेकिन नहीं, क्योंकि ये रक्त के बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे नलिका क्या होती है? उपस्थित होती है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात कि ये बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल कौन से होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहां पर अगर मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। दूसरी बात, लार ग्रंथि के अलावा यकृत का नाम सुना होगा आपने। यकृत भी एक ग्रंथि होती है अपने पास में, जिसे एंजाइम निकलते हैं। अच्छा, अश्रु ग्रंथि का नाम सुना होगा। अश्रु ग्रंथि, जिससे आंसू अपने पास में बाहर निकलते हैं, अश्रु ग्रंथि। अच्छा, आपने श्वेत ग्रंथि का नाम भी सुना होगा। श्वेत ग्रंथि। ये सारी की सारी ग्रंथियां जो है वो कैसी होती है? ये होती है अपने पास में बहिस्रावी ग्रंथियां। कौन सी होती है? बहिस्रावी ग्रंथियां। तो उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि अंतःस्रावी ग्रंथि हमने अभी पढ़ी है। ग्रंथि, ग्रंथि का पहला प्रकार कौन सा पढ़ा हमने? बहिस्रावी ग्रंथि। बात करते हैं नेक्स्ट। दूसरे नंबर की जो ग्रंथि होगी वो दूसरे नंबर की ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी होगी दूसरे नंबर की? अंतःस्रावी ग्रंथि। लिख देता हूं मैं, जो अपना टॉपिक है अंतःस्रावी और क्या हो गया ये? ग्रंथि। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वहां पे जो अपने पास में बाह्य स्रावी ग्रंथि थी, बाह्य स्रावी ग्रंथि थी, उस पदार्थ जो निकल रहा था वो रक्त के बाहर की तरफ निकल रहा था। कहां पे निकल रहा था? रक्त के बाहर। यहां पे जो पदार्थ निकलेगा, यहां पर क्या निकलेगा? जो पदार्थ निकलेगा, ये पदार्थ होगा वो रक्त के साथ में निकलेगा। कहां निकलेगा? रक्त के साथ में। यानी पदार्थ कहां होता है? रक्त में स्रावित होता है। रक्त में स्रावित होता है। पदार्थ कहां स्रावित होता है? रक्त में स्रावित होता है, पहली बात। अच्छा, जब ये रक्त में स्रावित हो रहा है तो आपके माइंड में वही कैलकुलेशन वाली बात वापस आई होगी कि रक्त में मिल रहा है तो यहाँ पे नलिका होगी या नहीं होगी? तो मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पे नलिका उपस्थित नहीं होती है। यहाँ नलिका उपस्थित नहीं होती है, यानी यहाँ पे नलिका होती ही नहीं है। अच्छा, जब यहाँ पे नलिका नहीं होती है तो यहाँ से जो पदार्थ स्रावित होगा, ये पदार्थ होगा क्या? यानी अपने पास में जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर जो पदार्थ निकलेगा वो क्या होंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो होंगे हार्मोन। क्या होंगे? हार्मोन्स होंगे। अच्छा, जब हार्मोन होंगे तो हार्मोन बनेंगे किसके होंगे? ये प्रोटीन और स्टीरॉइड्स के अणु होते हैं। किसके होते हैं? ये प्रोटीन के, प्रोटीन व स्टीरॉइड के अणु होते हैं।
किसके अणु होते हैं? प्रोटीन और स्टीरॉयड के अणु होते हैं। आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, हार्मोन किससे बने होंगे? प्रोटीन से बने होंगे। और किससे बने होंगे? स्टीरॉयड से बने होंगे। ये आपको आना चाहिए, प्रोटीन और स्टीरॉयड से बने होते हैं क्या? हार्मोन अपने पास में बने होंगे। अच्छा, प्रोटीन और स्टीरॉयड चाहिए, नलिका अनुपस्थित होगी, रक्त में स्रावित होने वाले। फिर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे होती है पीयूष ग्रंथि का नाम आपने सुना होगा, पीयूष ग्रंथि। अच्छा, पीयूष के अलावा आपने नाम सुना पीनियल ग्रंथि, पीनियल के अलावा आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि भी इसी में आती है, पैराथायराइड ग्रंथि भी यहाँ पे आती है। तो काफ़ी सारी अपने करेंगे, लेकिन पीएस, पीनियल और थायराइड मैंने लिख दिया है। ऐसी जो ग्रंथियाँ होगी वो सारी की सारी क्या हार्मोन का स्त्रावित करती है, और जो हार्मोन का स्त्रावित करेगी उस ग्रंथि को हम क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और ये रक्त में स्त्रावित होती है, इसमें कोई नलिका की आवश्यकता नहीं होती है, नलिका अनुपस्थित होती है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। अच्छा, बात करते हैं अपने पास में है मेन तीसरे नंबर की ग्रंथि, और तीसरे नंबर वाली ग्रंथि का नाम है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? मिश्रित ग्रंथि। ये लो, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि किसे बोलेंगे? जो दोनों का मिक्सअप होगा, यानी जो क्या निकालेगी? एंजाइम भी हो, और एंजाइम के साथ साथ में क्या निकले? इसमें हार्मोन का भी स्रावित हो, वो क्या होगी? मिश्रित ग्रंथि होगी। यानी पदार्थ रक्त के अंदर भी शामिल होगा और पदार्थ रक्त के बाहर भी शामिल होगा। वो क्या होगी अपने पास में? वो होगी अपने पास में मिश्रित ग्रंथि। एग्जाम्पल की बात की जाए तो कुछ एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मिश्रित ग्रंथि यानी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। जैसे एक की बात की जाए तो ये होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। अच्छा, आपने वर्षण का नाम सुना होगा, और अंडाशय होता है। ये सारी की सारी क्या होती है? मिश्रित ग्रंथियां होती है। क्या होती है? ये मिश्रित ग्रंथियां होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात आपके समझ में आई होगी। देखिए, मैंने आपको सबसे पहली बार जो पढ़ाया था, सबसे पहला वाला जो हमने पढ़ा था वो बहिस्रावी ग्रंथि थी। बहिस्रावी ग्रंथि में रक्त के बाहर निकला था, एंजाइम प्रोटीन के अणु थे जो एंजाइम स्रावित हो रहे थे, नलिका उपस्थित होती थी इसमें, और लार ग्रंथि, यकृत, अश्रु ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि हमने पढ़ी है। इसके बाद में हमने पढ़ा था अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में पदार्थ रक्त के बाहर रक्त में स्रावित होता है, नलिका उपस्थित नहीं होती है, और हार्मोन स्रावित होते हैं जो प्रोटीन और स्टीरॉयड के अणु होते हैं। पीयूष, पीनियल और थायराइड इसके एग्जाम्पल थे। मिश्रित ग्रंथि की बात की जाए तो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अग्नाशय, वर्षण और अंडाशय, ये अपने पास में एग्जाम्पल रहेंगे। बात करते हैं मुद्दे की, अपना मेन टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होगी अपने पास में? अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट है, यही अपने को पढ़ना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर बात की जाएगी, लिख देता हूं मैं, अंतःस्रावित ग्रंथि। तो यहां पे हमने एक मेन चीज पढ़ी है कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो मेनली किसका स्त्रवण करती है, या वो कौन सा पदार्थ बाहर निकालती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें हमने एक इम्पोर्टेंट पदार्थ है जो पढ़ा है, जिसका नाम है कि ये क्या निकालती है? हार्मोन बाहर निकालती है। क्या निकालती है? हार्मोन। ये लो, मैं लिख देता हूँ, ये क्या स्रावित करती है? हार्मोन। थोड़ा सा हमें इस हार्मोन के बारे में, इंपॉर्टेंट होता है, इस हार्मोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हार्मोन रियलिटी में होता क्या है। सबसे पहली बात की जाए तो हार्मोन जो होते हैं अपने शरीर में किस मात्रा में पाए जाएंगे। तो सबसे पहली अगर बात करेंगे तो हार्मोन्स जो होते हैं अपनी बॉडी के अंदर अल्प मात्रा में होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प मात्रा में, यानी बिल्कुल कम मात्रा में अपने शरीर के अंदर ये पाए जाते हैं। अच्छा, अल्प मात्रा में होंगे, और ये अपोषक रासायनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? अपोषक रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या? हार्मोन। यानी अल्प मात्रा में तो होंगे, साथ ही साथ में अपोषक होंगे और रासायनिक पदार्थ के रूप में ये पाए जाते हैं। पहली बात। और क्या करते हैं ये? अगर यहां पर बात की जाए अपने पास में कि हार्मोन्स और क्या करेंगे, तो ये एक तरीके से अपने शरीर के अंदर हार्मोन्स क्या करेंगे? अपनी बॉडी यानी अपने शरीर में रासायनिक संदेशवाहक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? रासायनिक संदेशवाहक
का कार्य करते हैं। यानी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये काम किसका होता है? हार्मोन्स का होता है। जो अपने को एक्टिविटी करनी है या कुछ अपने को कुछ कार्य करना है, कुछ भी है, उससे संबंधित सूचनाएं रासायनिक संदेश वाहक का कार्य कौन करेगा? भाई आपको यहाँ पर ये काम करना है, ये सब काम किसके होंगे? हार्मोन्स के होते हैं। ये बात भी आपको होनी चाहिए याद। और जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या है कि इनका अणुभार कम होता है और जल में ये घुलनशील होते हैं। यानी हार्मोन्स की बात की जाए तो हार्मोन्स क्या हो गए? कम अणुभार वाले, कम अणुभार व जल में घुलनशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है। अगर और क्या किया जाए? अच्छा, अगर और बात की जाए तो हार्मोन की सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि जैसे मान के चलो एक बार किसी ग्रंथि से कोई हार्मोन स्रावित हुआ, तो हार्मोन को अगर हमने यूज कर लिया, क्या कर लिया? यूज कर लिया, तो उसके बाद में हार्मोन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। यानी अगर आपने एक बार हार्मोन को इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद में आपका हार्मोन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है मेरे दोस्तों, जो हम आगे पढ़ेंगे। एक क्या है इसका? अपवाद है। अपवाद में क्या है? एक थायरोक्सिन नाम का हार्मोन होता है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है कि नष्ट नहीं होता है, और ये क्या है? अपनी बॉडी के अंदर मतलब संचित होता है, उसमें उपस्थित रहता है, अपनी मात्रा को बनाए रखता है। ये अपवाद आप स्पेशली याद रखोगे। वैसे हार्मोन क्या होते हैं? अगर एक बार यूज में ले लिया उसके बाद में क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। लेकिन थायरोक्सिन नष्ट नहीं होता है, थायराइड ग्रंथि के अंदर ये पाया जाता है। और क्या? हार्मोन शब्द की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हार्मोन्स जो शब्द देने वाला वैज्ञानिक है, हार्मोन शब्द, ये हार्मोन जो शब्द है ये देने वाला वैज्ञानिक है। इस देने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्टारलिंग। क्या नाम था? स्टारलिंग नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने क्या किया था? सबसे पहले कौन सा शब्द दिया? हार्मोन नामक शब्द दिया था। अच्छा, फिर अगर ये दिया तो प्रथम हार्मोन कौन सा है? फिर प्रथम हार्मोन कि पहला बना हुआ हार्मोन या पहला प्राप्त हार्मोन अपने पास में है जो कौन सा है? तो प्रथम हार्मोन की अगर बात करेंगे तो वो है अपने पास में सिक्रेटिन। कौन सा है? सिक्रेटिन नाम का हार्मोन पहला हार्मोन होगा। अच्छा, इस हार्मोन के खोजकर्ता कौन होंगे? इसको खोजने वाले कौन है? एक तो था बेलिस और एक स्टारलिंग। खोजकर्ता कौन है इसके? खोज करने वाले में एक तो है अपने पास में कौन सा? बेलिस व स्टारलिंग। ये दोनों वैज्ञानिकों ने क्या की थी? इस हार्मोन की खोज की थी। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि हार्मोन जो है ये अपनी बॉडी में अल्प मात्रा में स्रावित होता है और अपोषक रासायनिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। रासायनिक संदेश वाहक इसका काम कार्य करना है। कम अणुभार वाले होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, यूज होने के बाद में नष्ट हो जाते हैं। थायरोक्सिन इसका अपवाद है। हार्मोन शब्द देने वाला स्टारलिंग नाम का वैज्ञानिक था। प्रथम हार्मोन सिक्रेटिन था और इसकी खोज करने वाला कौन था? बेलिस और स्टारलिंग। बेलिस और स्टारलिंग, ये आप याद रखोगे। ये विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें अंतःस्रावी की कार्य प्रणाली से संबंधित हम जो अध्ययन करते हैं, यानी हम जिस शाखा का अध्ययन कर रहे हैं, यानी हम किसके? अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित करने वाली है और इससे क्या क्या काम होंगे उसके बारे में करेंगे। तो इस शाखा को, जो अंतःस्रावी ग्रंथि की जो शाखा है, इस शाखा को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। मैं लिख देता हूं, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्य प्रणाली का अध्ययन हम जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी हम कहते हैं। अच्छा, इस एंडोक्राइनोलॉजी हमने नाम दे दिया, लेकिन इस एंडोक्राइनोलॉजी का फादर कौन है? पिता कौन है? जनक कौन है? इसके जनक की बात करते हैं कि इसका माई बाप कौन होगा एंडोक्राइनोलॉजी का। तो वो था थॉमस एडिसन। कौन होता है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन, ये बात आपको याद होनी चाहिए।
ये था हमारे पास मोटी मोटी जानकारी हार्मोन के बारे में और अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। एक तो हार्मोन के बारे में थी और एक क्या थी अपने पास में, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानकारी थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एक ग्रंथि हम लेते हैं और एक एक ग्रंथि के माध्यम से हम क्या करते हैं, पूरी डिटेल कंप्लीट स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि पहली ग्रंथि आएगी कौन सी, तो सबसे पहली ग्रंथि के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहली ग्रंथि हाइपोथैलेमस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, हाइपोथैलेमस। लिख देता हूं मैं हाइपोथैलेमस। ये लो पहली ग्रंथि अपनी, वो भी अंतःस्रावी, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, लो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात की जाए तो हाइपोथैलेमस होती क्या है और इसके क्या क्या काम होंगे, ये स्थित कहां पे होती है। सबसे पहली बात हाइपोथैलेमस के बारे में पूछेगा तो अपने पास में ये होगा कि हाइपोथैलेमस होती कहां पे, ये डायनेसिफेलोन में होती है। कहां होती है ये उपस्थित कहां होती है। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो उपस्थित कहां पे होगी, ये होती है डायनेसिफेलोन। ये डायनेसिफेलोन है, मस्तिष्क का एक भाग है। और मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क की बात हो रही है। इस अग्र पश्च मस्तिष्क की बात हो रही है। अग्र पश्च मस्तिष्क के अंदर एक डायनेसिफेलोन जगह होती है जहां पे क्या होती है, हाइपोथैलेमस अपने पास में उपस्थित होती है। अगर इस हाइपोथैलेमस के कार्य की अगर बारे में बात की जाए कि इसके काम क्या होंगे, तो हाइपोथैलेमस का जो काम होता है अपने पास में वो है शरीर के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण। लिख देता हूं मैं, हाइपोथैलेमस क्या करती है, शरीर के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण ये करती है। कौन सी, हाइपोथैलेमस शरीर के विभिन्न कार्यों का ये नियंत्रण करती है। अच्छा, शरीर के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करती है, इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन्स, 2 हार्मोन। हार्मोन 2 कौन कौन से होते हैं, दोनों के मैं नाम लिख देता हूं। एक तो होता है मोचन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मोचन हार्मोन। और एक होता है निरोधी हार्मोन। निरोधी हार्मोन। यानी हाइपोथैलेमस में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो कौन सा होता है, मोचन हार्मोन। एक कौन सा होता है, निरोधी हार्मोन। 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अगर हमारे पास में बात की जाए मोचन हार्मोन की, मोचन हार्मोन काम क्या करेगा, तो मेरे प्यारे मित्रों मोचन हार्मोन क्या करता है कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है। क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या होती है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि पूरे शरीर के अंदर दूसरी ग्रंथियां उन सभी को नियंत्रण करती है। तो जो हाइपोथैलेमस है ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करती है। तो इसमें जो मोचन हार्मोन होता है, ये मोचन हार्मोन पीयूष ग्रंथि में जो हार्मोन स्रावित होंगे, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्त्रवण को प्रेरित करती है, प्रेरित करता है। कौन सा, मोचन हार्मोन। कौन सा रहेगा, मोचन हार्मोन। निरोधी हार्मोन, निरोधी हार्मोन क्या करेगा कि ये तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को स्त्रवण को प्रेरित कर रहा है, ये उसको क्या करेगा, रोकेगा। उसको क्या करेगा, रोकेगा। यानी ये तो कर रहा है मोचन हार्मोन, तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को स्त्रवण करने को प्रेरित करता है, और ये वाला क्या करेगा, हार्मोन स्त्रवण को रोकेगा। कौन से, पीयूष ग्रंथि के। वो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्त्रवण को रोकना, ये काम किसका हो गया अपने पास में, ये काम हो गया अपने पास में निरोधी हार्मोन का। किसका काम हो गया, निरोधी हार्मोन का। तो इतनी बात समझ में। मैंने क्या बोला आपको कि हाइपोथैलेमस जो क्या होती है, पीयूष ग्रंथि के ऊपर क्या करती है, हार्मोन स्त्रवण को नियंत्रण करती है। और ये जो काम होता है, ये जो पीयूष ग्रंथि क्या करती है, पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण,
पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण। और ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण जो करती है वो करती है अपने पास में तंत्रिकाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? तंत्रिकाओं के माध्यम से। तंत्रिकाओं के माध्यम से। तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या करती है? नियंत्रण करती है। जब ये तंत्रिकाओं के माध्यम से नियंत्रण करती है तो उन तंत्रिकाओं को हम कहते हैं, उन तंत्रिकाओं को न्यूक्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्ली कहा जाता है। कौन सी तंत्रिकाएं? जिनके माध्यम से पीयूष ग्रंथि को ये क्या करती है? नियंत्रण करती है। कौन करती है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के बारे में अपने को इतने पढ़ना है। सबसे पहली बात, ये उपस्थित कहाँ होगा? तो ये होगा डायनेसिफिलन के अंदर, जो अग्र पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ये शरीर के विभिन्न कार्यों पर नियंत्रण करती है। हार्मोन दो प्रकार के निकलते हैं, एक मोचन हार्मोन और निरोधी हार्मोन। मोचन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को, स्तरणों को प्रेरित करेगा, और निरोधी हार्मोन पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को, स्तरणों को रोकता है। और दूसरी बात, पीयूष ग्रंथि पर ये नियंत्रण तंत्रिकाओं के माध्यम से करती है, और जिन तंत्रिकाओं के माध्यम से ये नियंत्रण करती है उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्ली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? न्यूक्ली कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, दूसरे नंबर की जो ग्रंथि है अपने पास में वो है अपनी पीयूष ग्रंथि। कौन सी रहेगी? पीयूष ग्रंथि। लिख देता हूं मैं, पीयूष ग्रंथि। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि अपने पास में, क्योंकि पूरे शरीर के ऊपर नियंत्रण पीयूष ग्रंथि ही अपने पास में रखती है। सबसे पहली बात, ये स्थित कहां होगी? ये होती है अग्र मस्तिष्क में स्थित। कहां होती है? अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। अच्छा, अग्र मस्तिष्क में कहां होती है? सेला टर्शिका नामक एक स्थान होता है वहां पे। कहां पे? सेला टर्शिका। इस सेला टर्शिका जगह के ऊपर ही उपस्थित होती है, जो अस्थिल गुहा के में स्थित होती है। सली नामक स्थान है जो अस्थिल गुहा के अंदर होता है, वहां पे ये उपस्थित होती है। पहली बात। अच्छा, ये ग्रंथि जो कंट्रोल होती है वो किसके माध्यम से होती है? हाइपोथैलेमस के माध्यम से। तो ये हाइपोथैलेमस के साथ में जुड़ी होती है। हाइपोथैलेमस के साथ में ये ग्रंथि जुड़ी होगी। वो जुड़ी जो होती है वो होती है अपने पास में इन्फेंडिस बुलस के साथ में। किसके साथ में जुड़ी होती है? इन्फेंडिलिस बुलस के साथ में। यानी मैं लिख देता हूं हाइपोथैलेमस के साथ में हाइपोथैलेमस के साथ में किसके माध्यम से जुड़ी होती है? ये इन्फेंडिबुलस के साथ में जुड़ी होती है। लिख देता हूं मैं इन्फेंडिबुलस। एक मिनट, इन्फेंडिबुलस के माध्यम से के नामक वरंत की सहायता से क्या होगी? ये जुड़ी होती है। हाइपोथैलेमस के साथ में किसके साथ में? इन्फेंडिबुलस नामक का एक वरंत होता है, उसके माध्यम से ये जुड़ी होती है। अगर इस ग्रंथि की बात की जाए तो इस ग्रंथि का जो आकार होता है, ये आकार होता है मटर के दाने के समान। किसके समान होता है? मटर के दाने के समान। अब जब मटर के दाने के समान होता तो ये गोल होगी। क्या होगी? ये एक तरीके से कैसी होगी? गोल होगी। ये कैसी होगी? गोल होगी। जब गोल होगी तो इसका क्या होगा? व्यास होगा। तो यहां पर अगर इसकी व्यास की बात की जाए तो ये होता है 1.3 सेंटीमीटर। और इसके अगर भार की यानी वजन की अगर बात की जाए तो ये होती है 0.5 ग्राम। कितनी होती है? 0.5 ग्राम वजन की होती है। और इस 0.5 ग्राम के कारण, ये 0.5 ग्राम के
कारण ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। क्यों? क्योंकि ये मटर के दाने के आकार के समान की होगी और इसका जो व्यास है वो 1.3 सेंटीमीटर होगा और इसका वजन है जो 0.5 ग्राम होगा और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि ये होती है। कौन सी वाली अपने पास में? कौन सी? पीयूष ग्रंथि। और क्या होगा इस ग्रंथि में? क्या होता है कि ये ग्रंथि क्या होती है कि जो मानव शरीर की जो ये पीयूष ग्रंथि है, ये जितनी भी दूसरी ग्रंथियां हैं, जितनी भी ये सभी ग्रंथियों की बात हो रही है, सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। क्या करती है? पर नियंत्रण रखती है। पीयूष ग्रंथि क्या करती है? सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है और पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसीलिए इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। किसको? पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या हो गया? मास्टर ग्रंथि हो गया। क्या हो गया? मास्टर ग्रंथि हो गया। किसका नाम? पीयूष ग्रंथि का नाम। तो उम्मीद है ये बात समझ में। पीयूष ग्रंथि है ये अग्र मस्तिष्क में सेला टर्सी का नामक स्थान होता है जो अपने अस्थिल गुहा के अंदर स्थित होता है। कहां होता है? अस्थिल गुहा में। लिख देता हूं मैं, अस्थिल गुहा नामक स्थान होता है, वहां पे स्थित होती है। और ये हाइपोथैलेमस के साथ में अपने पास में इन्फंडिबुलस के नामक एक वर्त होता है, उसकी सहायता से जुड़ी होगी। इसका आकार मटर के दाने के समान होगा। इंपॉर्टेंट है। और मटर के दाने के इसका व्यास कितना होगा? 1.3 सेंटीमीटर। भार कितना होता है? 0.5 ग्राम। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? अपने पास में पीयूष ग्रंथि होती है। इतना याद आपको रखना है। और इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, क्योंकि शरीर की सभी ग्रंथियों पर क्या करती है? अपना नियंत्रण रखती है। इतना आपको याद इसमें होना चाहिए। थोड़ा सा अपन इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि के बारे में और क्या होगा। अगर बेसिकली देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि जो होती है दो पार्ट्स में बटी होती है। लिख देता हूं मैं, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि के कितने भाग हो गए? 2 भाग। पीयूष ग्रंथि के कितने भाग हो गए? 2 भाग। अगर पहले भाग की बात करें पीयूष ग्रंथि में, तो पहला भाग जो होता है वो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। लिख देता हूं मैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? 2। पहला कौन सा है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरे वाले की बात करेंगे तो न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये 2 भाग हो गए अपने पास में किसके? पीयूष ग्रंथि के। इसमें जो हमने पढ़ा है एडिनो हाइपोफाइसिस, इसके 2 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। इसका जो पहला वाला भाग होता है, इसका जो पहला भाग होता है किसका? एडिनो हाइपोफाइसिस का, वो होता है पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस। और दूसरा वाला भाग जो होता है वो होता है पार्स इंटरमीडिएट। इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। इसका एक ही भाग होता है। न्यूरोहाइपोसिस का एक ही भाग होता है केवल,
और उस भाग का नाम जो है वो है अपने पास में पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। यानी पीयूष ग्रंथि दो भागों में बटी हुई है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट हो गए, एक तो पार्स डिस्टेलिस और एक होता है पार्स इंटरमीडिया और एक होता है पार्स नर्वोसा। अच्छा, यहां पर इनके नाम की अगर बात करें, पार्स डिस्टेसिस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि। लिख देता हूं मैं, अग्र पीयूष ग्रंथि। ये नाम से पता चल रहा है, ये मध्य पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि। और वो हो गई अपने पास में पश्चिम पीयूष ग्रंथि, पश्चिम पीयूष ग्रंथि। ऐसे करके अपने पास में पीयूष ग्रंथि के प्रकार हो गए। अगर पीयूष ग्रंथि में बात की जाए तो पीयूष ग्रंथि जो है वो अपने पास में कुल 9 हार्मोन स्रावित करती है। कितने हार्मोन होते हैं? 9। कितने हार्मोन स्रावण करती है? 9 हार्मोन का स्रावण करती है। उसमें से अगर बात की जाए एडिनो हाइपोफाइसिस, तो ये 7 हार्मोन का स्रावण करेगी। कितने हार्मोन? 7 हार्मोन। उनमें से न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोर्स में 2 हार्मोन होंगे। कितने हार्मोन होंगे? ये 2 हार्मोन का स्रावण करती है। इस एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 पार्ट है, पार्स डिस्टेलिस और एक है पार्स इंटरमीडिया। ये पार्स डिस्टेलिस जो है, लीस है, ये वाला अपने पास में हार्मोन स्रावित करता है 6। यहाँ पे कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 6। और यहाँ पे हार्मोन कितने स्रावित होंगे? 1। कितने होंगे? 1 हार्मोन स्रावित होगा। और यहाँ वाले में 2 हार्मोन अपने पास में स्रावित होते हैं। ये इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। पीयूष ग्रंथि 2 पार्ट में बटी है, एडिनो हाइपोफाइसिस, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 पार्ट है, पार्स डिस्टेलिस और एक पार्स इंटरमीडिया। और न्यूरो हाइपोफाइसिस का एक पोर्शन है जिसका नाम है पार्स नर्वोसा, जिसको पश्चिम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पार्स इंटरमीडिया को मध्य पीयूष ग्रंथि कहते हैं और पार्स डिस्टेलिस को अपन अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। टोटल इसमें 9 हार्मोन स्रावित होते हैं, उनमें 7 एडिनो हाइपोफाइसिस में होते हैं और 2 हार्मोन न्यूरो हाइपोफाइसिस में होते हैं। और पार्स डिस्टेलिस अग्र पीयूष ग्रंथि में 6 हार्मोन स्रावित होते हैं और अपने पास में पार्स इंटरमीडिया में 1 हार्मोन स्रावित होता है और अपने पास में न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पार्स नर्वोसा पश्चिम पीयूष ग्रंथि में 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। इतना आपको ये याद होना चाहिए। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। ये पीयूष ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि के बारे में हम अभी तक पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के अंदर क्या होता है। अगर पीयूष ग्रंथि की अगर बात की जाए तो पीयूष ग्रंथि का पहला वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट जो पार्ट पढ़ा था, उस फर्स्ट पार्ट का नाम था अपने पास में पार्स डिस्टेलिस। क्या नाम था उसका? पहला पार्ट कौन था? पार्स डिस्टेलिस। क्या इसको हमने अग्र पीयूष ग्रंथि कहा है? इससे टोटल हार्मोन कितने निकलते हैं? 6 हार्मोन कितने स्रावित होते हैं इससे? 6। देखते हैं 6 हार्मोन होंगे कौन कौन से। पहला होता है इसमें, पहला जो हार्मोन है उस पहले हार्मोन का नाम होता है सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। इस हार्मोन को हम वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, यानी शॉर्ट में इसको बोलेंगे GH, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन यहां से जो स्रावित होता है वो होता है प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन। इस प्रोलेक्टिन का दूसरा नाम जो होता है वो होता मेमोट्रोपिन। क्या बोलते हैं इसको? मेमोट्रोपिन हार्मोन भी इसको हम कह देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में PRL इसको हम कहेंगे। थर्ड नंबर का जो हार्मोन अपने पास में होता है वो होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक
हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में TSH इसको कहेंगे। फोर्थ नंबर का हार्मोन जो होता है वो है एड्रिनल वल्कुटी हार्मोन। एड्रिनल वल्कुटी हार्मोन, शॉर्ट में इसको हम ACTH कहेंगे। फिफ्थ नंबर का हार्मोन जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग। इसको शॉर्ट में LH कहेंगे। और लास्ट हार्मोन है यहाँ का पुट्टिकीय प्रेरक हार्मोन। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, इसको हम FSH कहते हैं। यानी पार्स डिस्टेलिस नाम का जो अपना पार्ट होता है पीयूष ग्रंथि का एडिनोहाइपोस्फाइनोसिस का, उसका पहला पार्ट है पोस्ट डिस्टेसिन। और पोस्ट डिस्टेसिन का ही वजह में कितने हार्मोन होते हैं? 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। और 6 के 6 हार्मोन के नाम मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला हार्मोन जो था वो था सोमेट्रोफिन हार्मोन या वर्दी हार्मोन कहते हैं, प्रोलेक्टिन या मेमोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं, थायराइड प्रेरक हार्मोन कहते हैं, एड्रिनल वल्कुटी हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और पुट्टी के प्रेरक हार्मोन होता है। ये होते हैं पीयूष ग्रंथि के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट टॉप के अंदर। क्या फर्स्ट का सेकंड की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट के सेकंड का नाम जो है अपने पास में क्या पार्स इंटरमीडिया है? पार्स इंटरमीडिया। इस पार्स इंटरमीडिया से केवल एक ही हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन का नाम जो है वो है मेलेसाइट। मेलेसाइट हार्मोन, मेलेसाइट प्रेरक हार्मोन भी इसको कहते हैं। मेलेसाइट प्रेरक हार्मोन इसको हम कहते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MSH कह देते हैं, MSH कह देते हैं। और तीसरा पार्ट जो था अपने पास में पीयूष ग्रंथि का, यानी दूसरे न्यूरोहाइपोफाइसिस का एक पार्ट था जिसका नाम पार्स नर्वोसा था। पार्स नर्वोसा। और इस पार्स नर्वोसा के अंदर यानी पश्च पीयूष ग्रंथि में 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने होते हैं? 2 हार्मोन। पहले का नाम है ऑक्सीटोसिन, और दूसरे का नाम है अपने पास में यहां पर बेसोप्रेसिन। ये जो दोनों ऑक्सीटोसिन और बेसिट्रोफिन है, ये हार्मोन का उत्सर्जन तो कहीं और होता है और ये स्त्रवण कहीं और से होते हैं। यानी अगर बात की जाए कि इनका उत्पादन जो होता है वो उत्पादन तो होता है कहीं पे और जगह, और इनका जो स्रवण यानी ये जो बाहर निकलते हैं वो कहीं और जगह से। जो इनका उत्पादन होता है वो होता है हाइपोथैलेमस में, और जो इनका श्रवण होता है वो होता है पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि में। ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ऐसे कौन से हार्मोन होंगे जिनका उत्पादन तो कहीं और होता है और स्रवण कहीं पे और होता है। वो कौन से होंगे अपने पास में? ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रोसिन, जो का है पार्स नर्वोसा यानी पश्च पीयूष ग्रंथि के भाग है। उम्मीद है दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। मैं आज की क्लास को यही रोकता हूँ क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका एक वीडियो मैं कल और डालूंगा, उसके बाद में अपने पास में क्या हो जाएगी, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को आपके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, आप इसे लाइक करोगे और आपके दोस्तों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहोगे और आप भी इसे सब्सक्राइब करोगे। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत